Good morning, everybody. Today's topic is national income and its various concepts. आज इस चैप्टर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है और इसकी अलग अलग तरह की जो कंसेप्ट्स हैं वो क्या हैं, वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं। वैसे तो किसी भी देश के कल्याण के स्तर में किसी देश में राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा महत्व होता है। राष्ट्रीय आय से पता चलता है किसी देश में कितनी संपन्नता है, उस देश के लोगों का जीवन स्तर क्या है। लेकिन ये अपने आप में किसी देश के लोगों के जीवन स्तर को नापने का कोई संपूर्ण पैमाना नहीं है। इसमें तमाम तरह की कमियां हैं। आगे चल के हम उन विचारों पर भी, उन बातों पर भी विचार करेंगे कि राष्ट्रीय आय किसी देश की संपन्नता, उसके कल्याण का मापक क्यों नहीं हो सकता। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय आय है क्या है। देखें तो राष्ट्रीय आय को डिफाइन करते हैं वो ऐसे है कि दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री इन ए ईयर। तो बेसिकली जो राष्ट्रीय आय है, दिस इज मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by a country. This is very important. So four terms are very important in this. We will discuss all these terms later. What are those terms? कि पहले तो ये मार्केट वैल्यू है, ये बाजार कीमत है। किसका है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का है। ये प्रोड्यूस हुई होनी चाहिए बाय ए कंट्री इन ए ईयर। ये जो राष्ट्रीय आय है किसी भी देश की एक साल में जो उसकी करंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसको मापते हैं कि किसी एक साल के अंदर किसी देश ने कितनी आर्थिक गतिविधियों को जन्म दिया है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है, उसकी जो बाजार कीमत है, उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय को मापने के तीन तरीके हैं, उन्हें हम तीन तरीके से माप सकते हैं राष्ट्रीय आय को। पहला जो तरीका है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुल मिला के कितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। इनफैक्ट जो राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा दी जाती है वो प्रोडक्ट अप्रोच के कॉन्टेक्स्ट में ही दी जाती है। दूसरा जो मेथड है वो है इनकम अप्रोच। इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं किसी देश के अंदर, उन्होंने एक साल में कितना कमाया है, और इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को अगर हम जोड़ दें तो हमें उस देश की राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। और तीसरी जो अप्रोच है वो है हमारा एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक्सपेंडिचर अप्रोच देट मीन एक्सपेंडिचर की व्यय विधि, इसे हम कहते हैं उत्पाद विधि। दूसरी वाली हो गई आय विधि, और तीसरी जो विधि हमारे पास राष्ट्रीय आय नापने की वो है व्यय विधि। व्यय विधि में हम इन्हें जानने की कोशिश करते हैं किसी देश के अंदर उसके नागरिकों द्वारा, और जो नागरिक नहीं है उनके भी द्वारा, नागरिक और गैर नागरिक जितने भी कुल व्यक्ति हैं, उन्होंने एक साल के अंदर किसी देश के अंदर कितना खर्चा किया है। अगर हम उस सभी खर्चे को जोड़ दें तो वो भी हमारी राष्ट्रीय आय के बराबर निकल के आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि तीनों विधियों से राष्ट्रीय आय बराबर क्यों निकल के आते हैं, कि उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय विधि से राष्ट्रीय आय और व्यय विधि से राष्ट्रीय आय तीनों बराबर क्यों होती हैं। अब इसको जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो उत्पादन होता है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा होता है। जो उत्पादन के साधन हैं वही तो उत्पादन करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर। ये सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ न कुछ कमाते हैं। जैसे लैंड क्या कमाती है? जमीन पर हमको क्या मिलता है? जमीन पर हमको रेंट मिलता है, रेंट अर्नर्स, रेंट किराया आता है। लेबर पर हमको वेजेज एंड सैलरीज अर्न कर आती है, तो इसकी वहाँ से इनकम आती है। कैपिटल इंटरेस्ट अर्न करती है, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो इस देश में जो भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा है वो इन चारों फैक्टर्स में डिवाइड हो जाता है। इसलिए जो उत्पाद विधि की जो मार्केट वैल्यू है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड होकर उनकी आय बन जाती है। इसलिए उत्पादन की मार्केट वैल्यू हमेशा आय के बराबर होती है। अब आपकी इनकम के सिर्फ दो ही यूजेज हो सकते हैं, या तो सब कंज्यूम कर लें, कंजम्पशन एक तरीके का व्यय है, उपभोग,
दूसरा उसे सेविंग्स कर लेते हैं, और सेविंग्स अर्थव्यवस्था में मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी जो आय है वो व्यय हो जाती है, उसे हम खर्चा कर देते हैं। इसलिए इन तीनों ही तरीकों से जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो बराबर निकल के आती है। लेकिन इस बिंदु पर इन तीनों तरीकों से गणना कैसे की जाती है, इनमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या हमें सावधानियां इसमें बरतनी चाहिए, इस चीज पर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं नेशनल इनकम पर और इसकी तमाम जो अवधारणाएं हैं उस पर। तो नेशनल इनकम की जो पहली अवधारणा है वो है जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये होता है मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए नेशन ड्यूरिंग ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। देखिए पहले जो हमने डेफिनेशन दी थी उस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन में अंतर है। पहले हमने कहा था कि नेशनल इनकम इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री इन ए ईयर। इसमें हमने कहीं भी ये नहीं कहा है कि विद इन ए कंट्री। सो जीडीपी में हम कहाँ फोकस कर रहे हैं, जीडीपी में हम फोकस कर रहे हैं कि दिस इज द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द, दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए नेशन। किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर विद इन द बाउंड्री ऑफ ए नेशन जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रही हैं इन ए ईयर इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस डोमेस्टिक का हिंदी मतलब होता है सकल घरेलू, उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देखिए इसमें दो तीन टर्म बड़े महत्व के हैं। पहला टर्म है मार्केट वैल्यू। क्या है ये? मार्केट वैल्यू है कि जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है उसकी मार्केट में कीमत क्या है, बाजार में उसकी कीमत क्या है, उसे हम उसकी मार्केट वैल्यू कहते हैं। अब इस मार्केट वैल्यू को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि बाजार की कीमतें कहिए कि दो तरीके की होती हैं। एक तो बाजार कीमत होती है करंट प्राइस पर, करंट प्राइस। दूसरी मार्केट की कीमत होती है कांस्टेंट प्राइस पर। आगे चलकर हम दोनों में अंतर जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यही जान लीजिए कि मार्केट वैल्यू को हम दो तरीके से दो प्राइस लेवल पर कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो मार्केट वैल्यू किसी भी गुड्स की और सर्विस की हम करंट प्राइस पे कैलकुलेट कर लेते हैं, और या फिर हम उसकी मार्केट वैल्यू किसी गुड्स एंड सर्विस की कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। पर अल्टीमेटली जो जीडीपी है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू है। सो पहला पॉइंट मार्केट वैल्यू। दूसरा पॉइंट जो महत्व का है वो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा पॉइंट जो महत्व का है इस डेफिनेशन वो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं? जैसे जब भी आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उसमें तमाम चीज़ें उनका प्रोडक्शन कई तरीके का होता है। कुछ तो आपने प्रोड्यूस किया लेकिन वो फाइनली कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम नहीं हो रहा है, उपभोक्ता के द्वारा वो उपभोग नहीं हो रहा है, वो एज ए इनपुट काम करेगा कुछ और चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस प्रोडक्शन को हम फाइनल प्रोडक्शन नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट फाइनल प्रोडक्शन, फाइनल प्रोडक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्यों? इनपुट है। इस प्रोडक्शन को हम इंटरमीडिएट प्रोडक्शन बोलते हैं। इंटरमीडिएट क्यों है? अभी ये जो प्रोडक्शन आपने किया है ये अंतिम रूप से उपभोक्ता के पास नहीं पहुंच रहा है, इसका उपयोग हो रहा है कुछ और चीजें, कुछ और वस्तु और सेवा के उत्पादन में, इसलिए इसे हम इनपुट इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं। तो लेकिन जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को, इंटरमीडिएट मध्यवर्ती जो वस्तु और सेवाएं होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को हम शामिल नहीं करते हैं। अपने जीडीपी की कैलकुलेशन में हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को शामिल करते हैं। और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं? विच आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर फाइनली, जो किसी दूसरे चीजों, वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन में काम नहीं आते हैं, उन्हें हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। तीसरा क्या है? न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज।
एक साल के अंदर जो नया उत्पादन हुआ है, नया उत्पादन, एक साल के अंदर जो नया उत्पादन हुआ है, जो न्यू प्रोडक्शन है, सिर्फ उसी की मार्केट वैल्यू जीडीपी में शामिल की जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई घर बनाया, हाउस 2019 में, तो क्योंकि इसका निर्माण 2019 में हुआ है तो इसकी वैल्यू 2019 की जीडीपी में शामिल होगी। और अब आपने इससे किसी किसी आदमी ने इसे खरीद लिया तो आपको इनकम हुई है, आपके पास पैसा आया है, लेकिन क्योंकि 2019 में बना था तो इसकी जो वैल्यू है वो 2020 की वैल्यू में काउंट नहीं होगी, वो 2019 की वैल्यू में काउंट हो चुकी है। सो जीडीपी हम क्या शामिल करते हैं, जो न्यूली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज हैं एक साल के अंदर, उसी साल जो कुछ नया प्रोड्यूस हुआ है उनकी वैल्यू काउंट करते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू हम काउंट करते हैं। अब जीडीपी में भी, अब जीडीपी के साथ साथ एक दूसरी अवधारणा है, ये तुम्हारी जीडीपी की अवधारणा है। जीडीपी क्या था हमारा, देखिए एक बार फिर समझ लेते हैं, बड़े काम की चीज है कि ये क्या है, प्रोड्यूस्ड विद इन ए नेशन, इसमें देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर जो प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन हमारी जो इनकम होती है वो सिर्फ हमारी भौगोलिक सीमाओं के अंदर ही प्रोड्यूस नहीं होती है। हमारी इनकम का एक अच्छा खासा खर्चा, एक अच्छा खासी आय कहाँ से आती है, विदेशों से भी आती है। जो कि फैक्ट हमारे इनकम आती है उससे भी इनकम है हमारी, तो उसको नापने के लिए दैट मीन्स जो घर में पैदा हुआ घरेलू उत्पाद प्लस जो बाहर से भी तो इनकम आएगी उसको नापने, बाहर से जो इनकम आती है उसे हम एनएफआई बोलते हैं, समझाएंगे अभी क्या होता है। तो जीएनपी है जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी को हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय, पहला क्या था, घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय आय और उत्पादन, सकल राष्ट्रीय उत्पादन ये है पहला। देखिए क्या था, जीडीपी था, घरेलू उत्पादन, ये है राष्ट्रीय उत्पादन। दोनों मत, घरेलू सिर्फ घर के अंदर, देश की सीमाओं के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है, नेशनल मीन्स सीमाओं के अंदर और सीमाओं के बाहर जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं इस देश के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो हमारी जीएनपी होगी। देखिए दिस इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू। डेफिनेशन से थोड़ा सा अंतर है, डेफिनेशन बिल्कुल ज्यों के त्यों हैं विद ए माइन्यूट चेंज, एंड दिस माइन्यूट चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। gross national product is the market value of final goods and services of newly produced by domestic factors during the current period, whereas GDP production taken place within a country। ये अंतर है कि जीडीपी किसी देश की सीमाओं के अंदर हो रहा है, लेकिन जीएनपी जिस देश के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द्वारा जहां से भी प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो जीएनपी है। सपोज कोई इंडियन फैक्टर या हम आप कोई लेबर यूएस काम करने चली जाती है, यूएस में काम करके आपने साल में 5 लाख रुपए कमाए और उससे अपने 4 लाख रुपए अपने घर वापस भेज दिए इंडिया में, तो हालांकि यूएस में प्रोड्यूस हुआ लेकिन हमें इनकम तो आ रही है, तो ये हमारी जीएनपी का हिस्सा होगा, लेकिन जीडीपी का हिस्सा नहीं होगा। जीडीपी का हिस्सा क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 लाख रुपीज हैं जो हमारे पास आए इसलिए हमारे नेशनल प्रोडक्शन का हिस्सा तो है, लेकिन जीडीपी का हिस्सा नहीं है क्योंकि हमारी भौगोलिक सीमा में प्रोड्यूस नहीं हुई इनकम, ये इनकम यूएस में प्रोड्यूस हुई है। तो ये 4 लाख रुपए जो इंडियन सिटीजन ने जाके यूएस में प्रोड्यूस करके इंडिया में भेजे हैं वो यूएस जीडीपी का हिस्सा हैं, लेकिन इंडियन की जीएनपी का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन ये यूएस जीडीपी का हिस्सा तो है लेकिन ये यूएस की जीएनपी का हिस्सा नहीं होंगे और हमारी जीडीपी का हिस्सा नहीं होंगे, ये समझने वाली बात है, अभी डिटेल में बताएंगे। अब ये क्या है जरा समझ लीजिए, इसको हम कहते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब जो फैक्टर इनकम है अब्रॉड से, विदेशों से जो शुद्ध साधन आय है, इसको हिंदी बोलते हैं विदेशों से
विदेशों से शुद्ध साधन आय। अब क्या है, साधन किया है, फैक्टर्स किया है। फैक्टर्स क्या होते हैं, वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। पर लैंड तो विदेशों में नहीं जा सकती, पर तीन फैक्टर विदेश में खूब जाते हैं। जैसे कि लेबर काम करने के लिए विदेश में जाती है, हमारे यहाँ के तमाम लोग गल्फ कंट्रीज में, यूएस में, यूरोपियन कंट्रीज में काम कर रहे हैं, चाइना में, हर जगह काम कर रहे हैं, या उनके तमाम लोग इंडिया में काम कर रहे हैं। ऐसी कैपिटल, दैट मीन्स जो एफडीआई आता है बाहर से, वो इंडिया में काम कर रहा है, और हमारा तमाम जो कैपिटल है वो विदेशों में काम कर रहा है। और फिर एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, हमारे तमाम जो उद्यमी वो बाहर काम कर रहे हैं, और दूसरों तमाम एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में काम कर रहे हैं। तो इंडियन फैक्टर्स जो बाहर कमाते हैं वो इंडियन फैक्टर्स की इनकम। सो वो इंडियन फैक्टर्स ने बाहर 1 लाख रुपए कमाया एक साल में, और बाहरी फैक्टर्स ने इंडिया में 90,000 रुपए कमाए, मान के चलते हैं। तो हमारी नेट फैक्टर इनकम हो जाएगी, इंडियंस बाहर से इतना कमा के ले जा रहे हैं, बाहर वाले इंडिया से इतना ले जा रहे हैं, तो इसमें से जो माइनस करेंगे वो हमारी हो जाएगी NFIA। ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, हमारा GNP जो होगा वो होगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA। कि अगर हम GDP में NFIA जोड़ दें तो हमारा वो GNP निकल के आता है। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और कंसेप्ट्स हैं, उन्हें भी जानने की कोशिश करते हैं। अब इन दोनों GNP और GDP, अभी तक हमने दो कंसेप्ट पढ़ी हैं, GDP एंड GNP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और हमने ये जाना है कि जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब हम NFIA ऐड कर देते हैं तो वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है। और NFIA क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे इंडियन फैक्टर्स ने बाहर जाके अर्न किया है और बाहर वाले फैक्टर्स ने इंडिया में आके जो अर्न किया है उसका जो डिफरेंस है वो NFIA है। अब इस NFIA जो है को ऐड करेंगे GDP में तो हमारी GNP हो जाएगी। लेकिन क्या है, ग्रॉस हैं, शकल हैं। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, अब कुछ भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे आपने एक साल में 1 लाख का प्रोड्यूस किया, टोटल मार्केट वैल्यू उसकी, ये ग्रॉस हो गया। लेकिन इसको प्रोड्यूस करने में कुछ मशीनरी का डेप्रिसिएशन होता है, क्षरण होता है। जैसे कि मान लिया आज आपकी कोई मशीनरी है, उसकी कीमत 1 लाख रुपए है, अगली साल इस मशीनरी की कीमत 90,000 रुपए रह जाएगी। सो मशीनरी की वैल्यू की कीमत में कमी जो आई है उसे हम कैपिटल डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्यों, हर साल उसकी कीमत कम होती चली जाती है। क्यों क्यों क्योंकि इस मशीनरी का कुछ प्रोड्यूस करने में यूज हो रहा है, या नाम ही हो तब भी कैपिटल का डेप्रिसिएशन होता है। अगर इस कैपिटल डेप्रिसिएशन को हम GDP या GNP में से माइनस कर दें, अगर हम GDP में से ये डेप्रिसिएशन, जो कैपिटल का जो डेप्रिसिएशन है, जो पूंजी का ह्रास है, इसे बोलेंगे पूंजी ह्रास, पूंजी ह्रास है, इसे माइनस कर दें तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन जाएगा तो क्या होता है, NDP हो जाएगा, नेट, बाकी का वैसे ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसे ही अगर हम GNP में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल माइनस कर दें तो क्या बचेगा हमारा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। पहले क्या था, GNP था, अब उसे G को N से रिप्लेस किया, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या हुआ, हिंदी में निवल। दैट मीन्स ग्रॉस में से, सकल में से हमने पूंजी ह्रास को हटा दिया है। तो पूंजी ह्रास को हटाने के बाद जो कुछ बचेगा वो आपका निवल हो गया। ठीक है। सो ये हमारी ग्रॉस और नेट इनकम की, ग्रॉस GDP और नेट GDP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट का डिफरेंस हुआ। इसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं वो भी जानने की कोशिश कर लेते हैं कि जो मार्केट वैल्यू, एक होता मार्केट वैल्यू, इन सभी कंसेप्ट्स को, मार्केट वैल्यू, और दूसरा होता है फैक्टर कॉस्ट।
एक होता है मार्केट वैल्यू, दूसरा होता है फैक्टर कॉस्ट। ओके, अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? जैसे कि हमने अभी तक डिस्कस क्या किया है, हमने अभी तक डिस्कस किया है, आप अभी तक हम डिस्कस किया है हमने, जैसे कि अभी तक हमने डिस्कस किया है जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी। इन चारों की चारों कॉन्सेप्ट्स को, इन चारों की चारों चीजों का जो वैल्यूएशन, जो कीमत हम निकाल सकते हैं, या तो मार्केट प्राइस पे निकाल लें, मार्केट वैल्यू हो गया, मार्केट प्राइस, वो मार्केट वैल्यू हो गया, या दूसरा हो सकता है उसे फैक्टर कॉस्ट पर निकालना है। आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स में कि कई बार दिया होता है जीएनपी मार्केट प्राइस, कई बार दिया होता है जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, या जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी मार्केट प्राइस, और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो देखिए 8 कंसेप्ट हो गए। हम दोनों को मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पर इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में अंतर क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट मीन्स होता है जो फैक्टर्स की कॉस्ट है किसी चीज को प्रोड्यूस करने में, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप का जो खर्चा आ रहा है किसी चीज को प्रोड्यूस करने में, वो उसकी फैक्टर कॉस्ट होती है। और जो मार्केट प्राइस होती है वो फैक्टर कॉस्ट से अलग होती है। वो कैसे अलग होती है? जो मार्केट प्राइस, जब कोई चीज फैक्ट्री से मार्केट तक आती है तो उसमें 2 चेंजेस करने पड़ते हैं। क्या है? एक तो उस पर टैक्स लग जाता है, कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स, उस पर हम लगाती है सरकार। और दूसरा तमाम ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जिस पर सरकार सब्सिडी भी देती है। तो कुछ एक गुड्स एंड सर्विसेज की, वस्तु और सेवाओं की कीमतें ज्यादा हो सकती हैं फैक्टर कॉस्ट से, कुछ एक की कम हो सकती हैं फैक्टर कॉस्ट से। लेकिन क्योंकि हम एग्रीगेट डिस्कस कर रहे हैं तो मार्केट प्राइस जैसे और फैक्टर कॉस्ट में जो अंतर होगा, जो मार्केट प्राइस जो बराबर होती है वो बराबर होती है फैक्टर कॉस्ट। अगर फैक्टर कॉस्ट में हम इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दें और सब्सिडीज माइनस कर दें तो हमारी मार्केट प्राइस निकल के आ जाती है। या फिर देखिए, जैसे कि अब मैं कहूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी मार्केट प्राइस एंड जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, तो सिंपल, तो हम कहेंगे कि जीडीपी मार्केट प्राइस है वो है हमारी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ऐसे ही कोई आपसे पूछे व्हाट इज जीएनपी मार्केट प्राइस एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, तो आप कहेंगे कि जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में हम इनडायरेक्ट टैक्स, फैक्टर कॉस्ट जहां भी हो उसमें आप इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कीजिए और सब्सिडी माइनस कर दीजिए, तो आपकी मार्केट प्राइस निकल के आ जाते हैं। ओके, ठीक है, तो यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित 1-2 और छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो है जैसे कि आपकी पर कैपिटा इनकम। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे चलें हम ये बता दें, जो स्ट्रिक्ट सेंस में, इकोनॉमिक सेंस में जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट होती है, आई रिपीट, जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट होती है उसे हम नेशनल इनकम बोलते हैं। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। ऐसे ही अब नेशनल इनकम हमारी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट हो गई। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, आपने पढ़ा होगा। पर कैपिटा इनकम होता है जब नेशनल इनकम को हम डिवाइड कर देते हैं उस देश की टोटल पॉपुलेशन से, जनसंख्या से,
तो हमारी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय निकल के आती है, प्रति व्यक्ति आय निकल के आती है। ऐसे ही एक और कंसेप्ट है, उसे हम कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। बड़े काम की है, कंजम्पशन फंक्शन में यूज होती है, पीडीआई। ये क्या होती है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है कि जो फैक्टर्स को जो इनकम आती है, आपको जो इनकम आई, इस इनकम में से कितनी इनकम आपके पास खर्च करने के लिए अवेलेबल है, उसे हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। सपोज आपकी इनकम आई, सपोज आप एक साल में 10 लाख रुपए कमाते हैं, तो क्या पूरे 10 के 10 लाख आपके पास खर्चे करने के लिए उपलब्ध हैं? कोई कह सकता है हाँ, लेकिन कुछ ज्यादा जानकार हैं वो कह सकते हैं ना। कैसे? इस 10 लाख में से करीब करीब 2 लाख या कुछ मान लीजिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए गवर्नमेंट एज ए टैक्स ले जाएगी। तो 10 लाख में से 1 लाख तो टैक्स चले जाएंगे, तो आपके पास 9 लाख रुपए बचा। जो आपकी जो इनकम है साल की 10 लाख है, बस 1 लाख रुपए गवर्नमेंट ने एज ए टैक्स ले लिया। कौन सा? डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स ले लिया। तो एक्चुअली जो इनकम आपके पास खर्चा करने के लिए उपलब्ध है वो सिर्फ 9 लाख है। इस 9 लाख रुपए को हम कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये किसके बराबर होती है? ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बराबर होती है आपकी ये पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स माइनस कर दोगे तो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकल के आएगी। थैंक यू।